देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली परीक्षाओं में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ वीडियो और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा भी होनी है। और इन दोनों परीक्षाओं में ग्राम्य समाज और विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई सारे प्रश्न यानी कि लगभग 25 प्रश्न आपके लेखपाल भर्ती में और वीडियो भर्ती में भी इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज से हम शुरू कर रहे हैं और यह आपकी पहली क्लास है जिसमें हम ग्राम्य समाज और विकास के अंतर्गत राजस्व परिषद की संरचना टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। तो पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो क्लासेज हैं ये लगातार लगेंगी, रोज शाम को इसका लेक्चर आपको मिला करेगा। तो पूरा का पूरा टॉपिक अगर आप कवर करना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस पूरे चैप्टर को आप कवर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे राजस्व परिषद के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्व परिषद को समझने से पहले आपको राजस्व विभाग को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्व विभाग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष काम करते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, राजस्व परिषद के विभागाध्यक्ष, इसके बाद चकबंदी आयुक्त, फिर राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये 5 विभागाध्यक्ष हैं जो कि राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत काम करते हैं। और इन सभी विभागाध्यक्षों का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में आपको मिलेगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अब राजस्व परिषद के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी सन 1931 में इलाहाबाद में। तत्समय विद्यमान और प्रचलित पूर्व व्यवस्थाओं को समाप्त करके की गई थी 1831 में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तब से यह परिषद शासन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम कर रहा है। सन 1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करने तथा जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण करने के अधिकार भी प्रदान किए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। न्यायिक कार्यों का जो मुख्यालय रहा वो इलाहाबाद रखा गया और प्रशासनिक कार्य थे उसका मुख्यालय लखनऊ में रखा गया। न्यायिक कार्य के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए आईसीएस संवर्ग के वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किए गए। 1947 से 1955-56 तक, याद रखिएगा यह समय 1947 से लेकर 1955-56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद सृजित किया गया था। इसे समाप्त करके 1955-56 के बाद जब समय आया 1957 का, तो प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य कर तथा सदस्य भूमि व्यवस्था की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गई। वर्तमान समय में जो राजस्व परिषद है इसके द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा भूमिहीन, आवासीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषक भूमि तथा आवास स्थलों का आवंटन तथा पट्टा धारकों की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाकर वास्तविक पट्टा धारकों को कब्जा दिलाने आदि की कार्रवाई जो है ये त्वरित गति से चलाई जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले जो कार्यकलाप हैं उनमें मुख्य रूप से भूमि सुधार का जो काम होता है, राजकीय देयों की वसूली होती है, राजस्व वादों की स्थिति, सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया की प्रगति, राजस्व भवनों का निर्माण, भू अभिलेखों की कंप्यूटरीकरण योजना तथा शासन के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य तथा तहसील दिवस से संबंधित कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राजस्व परिषद के संगठन के बारे में। तो देखिए, राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक सदस्य तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। तो एक फ्लो चार्ट के जरिए आइए समझते हैं इस पूरी व्यवस्था को। तो राजस्व परिषद के अंतर्गत सबसे पहले आएगा अध्यक्ष और इनके जो अंतर्गत 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, इनका मुख्यालय इलाहाबाद में रहेगा। 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, मुख्यालय लखनऊ में। तो इसमें मंडलायुक्त होते हैं,
मंडलायुक्त की सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। फिर जिलाधिकारी आते हैं अपर मंडलायुक्त की सहायता के लिए। जिलाधिकारी की सहायता के लिए होते हैं अपर जिलाधिकारी। इसके बाद फिर होते हैं उप जिलाधिकारी, जिन्हें आप कहते हैं एसडीएम। फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक और ग्राम्य स्तर पर होते हैं लेखपाल। तो यह एक पूरी संरचना है जिसे आपको ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे विभाग में जाकर सर्विस सेवा देने वाले हैं जहां पर आपको इसी हायरार्ची यानी कि इसी व्यवस्था को पालन करना है। तो अब हम बात करेंगे आपसे राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप के बारे में। तो भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिए संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए जिनकी डेथ हुई हो, जिनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता मिलेगी। जबकि संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतः विकलांग व्यक्ति को द्वितीय वरीयता दी जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं हो, उनको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी किया जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत किनको किनको आवास स्थल उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि राजस्व विभाग के जो मुख्य क्रियाकलाप हैं उसमें तहसील दिवस भी आता है। तो जन समस्याओं के निस्तारण, प्रमाण पत्रों, चेकों और अन्य सुविधाओं के वितरण केंद्र के रूप में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की 100% वित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबंदी से बाहर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 99,949 ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। यानी कि ऐसे गांव जहां पर चकबंदी हो चुकी है उन सभी गांवों की जो खतौनियां हैं उनका कंप्यूटरीकरण हो चुका है। और जो किसान हैं अगर चाहें तो तहसील से कंप्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण की जो कॉपी है उसे 15 रुपये देकर प्राप्त कर लेते हैं। और यह खतौनी अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, यानी कि आपको तहसील पर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझा कि जो राजस्व परिषद है इसकी संरचना क्या होती है और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि क्लास चलती रहे और आपको ये क्लास पसंद आ रही है तब प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।